नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द हेरिटेज ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टैग्नेशन यानी यहाँ तक अध्ययन कर लिया था और आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में यानी क्लास 12 की प्लेलिस्ट से पहला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पहले वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और अगर देखा है तो चलिए इसके आगे आज हम शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा और मेरा प्रॉमिस है कि आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। देखिए क्या कहते हैं कि टुडे यानी आज देयर आर फ्यू इंडियंस, आज बहुत ही कम भारतीय होंगे, वट एवर देयर क्रीड, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज किसी भी वर्ग के शायद ही कुछ भारतीय ऐसे होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इतना कह रहे हैं कि टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज बहुत ही कम भारतीय होंगे, वाट एवर देयर क्रीड, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, हु डू नॉट लुक बैक, जो नहीं देखेंगे, विथ प्राइड, गर्व के साथ, ऑन देयर एंशियंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति को। पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, आज किसी भी वर्ग के बहुत ही कम भारतीय ऐसे होंगे जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते हों। ठीक है, आसान सी बात थी, कुछ भी कठिन नहीं था। फिर से आराम से कि टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज बहुत ही ऐसे कम भारतीय होंगे, वाट एवर देयर क्रीड, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते होंगे। ठीक है, एंड और देर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, देर आर होंगे फ्यू बहुत कम, इंटेलिजेंट बुद्धिमान इंडियंस भारतीय, और बहुत कम ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे, या फिर कोई कोई ही, ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद कोई कोई ही हो। ठीक है, तो बहुत कम कहें चाहे कोई कोई ही कहें, आप कह सकते हैं। ठीक है, फ्यू मतलब होता है कम, कुछ, तो बहुत कम या कुछ ही ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छुक नहीं होंगे, टू सेक्रीफाइस, त्यागने के, जो नहीं त्यागना चाहेंगे, सम ऑफ इट्स इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट एलिमेंट्स नहीं है, ये है एफिट एलिमेंट। एफिट एलिमेंट का मतलब होता है कमजोरियाँ। एफिट एलिमेंट, ये इफेक्ट लिखा गया है, गलत है ये, एफिट एलिमेंट। ठीक है, एफिट एलिमेंट मतलब होता है कमजोरियाँ। यहाँ पे हम इसको कॉमा कर लेते हैं, यानी यहाँ तक हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सेंटेंस छोटा रहे। हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट्स, जो इसकी कमजोरियों को त्यागना नहीं चाहेंगे, यानी कुछ ऐसे ही या फिर बहुत कम ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे जो अपनी दुर्बलताओं का बलिदान करने को तैयार ना हों, यानी अपनी दुर्बलताओं को त्यागना ना चाहते हों। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझिए। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, ऐसे कम ही बुद्धिमान भारतीय होंगे, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस, जो नहीं त्यागना चाहेंगे, सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट्स, इसकी कमजोरियों को, इसकी बुराइयों को, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ। सो जिससे कि, सो दैट, जिससे कि इंडिया, भारत में भारत डेवलप कर सके, विकास कर सके, एंड प्रोग्रेस, और प्रगति कर सके, जिससे कि भारत विकास और प्रगति कर सके। यहाँ पे सेंटेंस समाप्त होता है। पूरा का पूरा सेंटेंस एक बार फिर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा सीधा इतना कहना चाहते हैं कि टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज कुछ ही ऐसे भारतीय होंगे, वाट एवर देयर क्रीड, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, जो अपनी यानी भारतीय
या फिर आप कह सकते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते होंगे, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और ऐसे कुछ ही बुद्धिमान भारतीय होंगे हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट्स, जो इसकी बुराइयों को या फिर इसकी कमजोरियों को त्यागना नहीं चाहेंगे, सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत विकास कर सके और प्रगति कर सके, ठीक है। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, यानी राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से, दोनों तरह से इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है। ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों का, ठीक है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही रूप से भारत अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आगे कहते हैं कि एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हर फ्यूचर, इसके भविष्य के बारे में, विथ एनी सर्टेनिटी, यानी निश्चित रूप से कोई भी इसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भाई भविष्य में भारत कैसा होगा, इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। निश्चित रूप से इसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, बट लेकिन इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट, देखिए प्रिडिक्ट मतलब भी भविष्यवाणी करना होता है, और फोरकास्ट माने भी भविष्यवाणी करना होता है। बट इट्स सेफ टू प्रिडिक्ट, लेकिन यह भविष्यवाणी की जा सकती है, दैट कि वाट एवर द फ्यूचर मे बी, चाहे भविष्य कुछ भी हो, यहाँ भविष्यवाणी की जा सकती है कि चाहे भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के भारतीय, कमिंग जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी के इंडियंस भारतीय, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये लाइन स्किप कर जाएगी आपको। देखिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिएगा ध्यान से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दो इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी के इंडियंस भारतीय, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस, कॉपीज मतलब होता है नकल, अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस, आप सीधा सीधा इसे समझिए आप ऐसे कि आने वाली पीढ़ी के भारतीय जो होंगे वो कॉपीज नकल नहीं होंगे, और यूरोपियों की, यानी आने वाली पीढ़ी के भारतीय यूरोप वासियों की बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं होंगे, ठीक है। फिर से आराम से, कुछ भी नहीं, लंबी बात नहीं, छोटा सा इसको समेट के बता रहा हूँ कि बिना सोचे समझे यूरोप वासियों की नकल करने वाले आने वाली पीढ़ी के भारतीय नहीं होंगे, ठीक है। आसान सी बात थी, समझ में आ गई। फिर से आराम से कि द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के भारतीय, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज, बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं होंगे, ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों की, ठीक है। यूरोप वासियों की बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं होंगे, आसान सी बात थी। बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बट कैसे लोग होंगे, आगे बता रहे हैं कि बट किंतु विल बी मेन, वे ऐसे लोग होंगे, रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, जो अपनी परंपराओं में जमे होंगे, जो अपनी परंपराओं में जमे होंगे, एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी, और अवेयर जागरूक होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द कल्चर, यानी अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति जागरूक होंगे, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के लोगों के बारे में बात की जा रही है कि वे लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी, यानी वो अपनी सभ्यता को बनाए रखेंगे, ऑफ द कल्चर, यानी वे अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति जागरूक होंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, आगे कहते हैं कि ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष उपरांत ही, द एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम्स का मतलब होता है विरोधी सिरे, एक एक लाइन बता रहा हूँ हर एक चीज़ का, इसका मतलब होता है विरोधी सिरे, ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, इसका मतलब होता है आत्मनिंदा, खुद अपने को भला बुरा कहना, ठीक है।
एंड फाइनेंशियल कल्चर शाओविनिज्म। इसका मतलब होता है बेटा सांस्कृतिक वैभव के हेतु तीव्र व मूर्खतापूर्ण उत्साह आर डिसअपियरिंग, गायब हो रहे हैं। पूरा का पूरा मिला के आप इसे ऐसे कहेंगे कि स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष उपरांत ही अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर बुरा कहने की प्रवृत्ति तथा केवल अपनी सभ्यता को जबरदस्ती अच्छा मानने की भावना अदृश्य हो रही है। ये मैंने आपको हिंदी बताया। अब देखिए आप इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से था, सॉरी कहाँ गया। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष उपरांत ही द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डिग्निनेशन, मैंने इसको आपको बताया ना कि अपने आप को भला बुरा कहना, यानी इसका मतलब है कि स्वतंत्रता केवल 7 वर्ष उपरांत ही अपने आप को बुरा कहने की प्रवृत्ति, अपने आप को बुरा कहने की प्रवृत्ति एंड फाइनेंशियल कल्चर चॉविनिज्म, अपने आप को बुरा कहने की प्रवृत्ति तथा अपनी सभ्यता को अच्छा मानने की भावना आर डिसअपियरिंग, गायब हो रही है। फिर से आराम से, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप खुद एक बार अपने मन में रिवीजन कर ले, मैं इसलिए रुक जाता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष उपरांत ही द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, अपने आप को बुरा कहने की प्रवृत्ति एंड फाइनेंशियल कल्चर शाओविनिज्म, और अपनी सभ्यता को अच्छा मानने की प्रकृति आर डिसअपियरिंग, अदृश्य हो रही है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा मिला के फिर से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कुछ ना भूलें। स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष उपरांत ही अपने आप को बुरा कहने की प्रवृत्ति तथा केवल अपनी सभ्यता को ही जबरदस्ती अच्छा मानने की भावना अदृश्य हो रही है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये लाइन भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो यूज किए गए हैं वो थोड़े से आपके स्तर से डेवलप हैं, बहुत बड़े स्तर पे यूज किए गए हैं। देखिए क्या कहते हैं, वी बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, हम विश्वास करते हैं या फिर हमें विश्वास है दैट कि हिंदू सिविलाइजेशन, की हिंदू सभ्यता इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्म कर रही है इट्स मोस्ट स्पेक्टकुलर फीट, अपनी सबसे उत्कृष्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने सबसे उत्कृष्ट चमत्कार को ऑफ सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। ठीक है, कह सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी बिलीव, हम विश्वास कर सकते हैं या फिर हमें विश्वास है दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस, कि हिंदू सभ्यता सिंथेसिस, अपने संश्लेषण के इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टकुलर फीट, अपनी संश्लेषण के सबसे उत्कृष्ट चमत्कार को प्रदर्शित कर रही है। पूरा मिला के कि हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण के अपने सबसे उत्कृष्ट चमत्कार को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, वी बिलीव, हमें विश्वास है दैट हिंदू सिविलाइजेशन की हिंदू सभ्यता इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्म मतलब वही प्रदर्शन करना, इट्स मोस्ट स्पेक्टकुलर फीट, अपनी सबसे अच्छा प्रदर्शन ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण का। ठीक है, आगे कहते हैं कि इन द पास्ट यानी भूतकाल में इट हैज़ रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है, इसने पाया है, अडेप्टेड मतलब होता है अपना लिया है, एंड डाइजेस्टेड मतलब होता है पचाना, यानी समावेश कर लिया है, एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, यानी बहुत सारी या फिर विभिन्न सभ्यताओं को इसने अपनाया है, अडेप्टेड, रिसीव्ड प्राप्त किया है, डाइजेस्टेड और समावेश कर लिया है। किसका समावेश किया है? डिफरेंट कल्चर्स, यानी भूतकाल में इसने विभिन्न सभ्यताओं को, यानी विभिन्न सभ्यताओं के एलिमेंट्स, भागों को या फिर तत्वों को, विभिन्न सभ्यताओं के तत्वों को पाया है और अडेप्टेड अपनाया है, एंड डाइजेस्टेड और समावेश कर लिया है। उन सभ्यताओं में कौन थी? इंडो यूरोपियन, भारतीय यानी यूरोपियन,
यानी यूरोपीय, मेसोपोटामियन यानी मेसोपोटामियन, और ईरानियन, ग्रीक यानी ग्रीक यूनानी होती है, ठीक है, रोमन, सीथियन, तुर्की, फारसी, पर्शियन यानी फारसी, एंड अरब और अरब देशीय, यहाँ तक है। यानी पूरा पूरा मिला के मैं आपको सीधा सीधा हिंदी बताता हूँ इसकी, कि भूतकाल में इसने विभिन्न सभ्यताओं को, जैसे भारतीय, यूरोपीय, मेसोपोटामियन, ईरानीय, ग्रीक यानी यूनानीय, रोमन, सीथियन, तुर्किश, पर्शियन यानी फारसी, एंड अरब देशीय के तत्वों को रिसीव्ड पाया है, अडेप्टेड अपनाया है, एंड डाइजेस्टेड और समावेश कर लिया है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो ना समझ में आया हो, मैंने बार बार धीरे धीरे बताया है इसको, ठीक है। नाउ अपनाया है और समावेश कर लिया है। विथ ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नवीन प्रभाव के साथ इट हैज समवॉट चेंज्ड, प्रत्येक नवीन प्रभाव के साथ यहाँ कुछ ना कुछ बदली है। नाउ अब इट इज़ वेल ऑन द वे टू असेमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, यानी अब यहाँ पश्चिमी सभ्यता का समावेश कर लेने की राह पर भली भांति चल रही है। नाउ अब इट इज़ वेल ऑन द वे, यहाँ भली भांति उस मार्ग पर चल रही है, टू असेमिलेटिंग समावेश करने के, द कल्चर ऑफ द वेस्ट पश्चिमी सभ्यता का समावेश कर लेने की राह पर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पश्चिमी सभ्यता का समावेश करने की राह पर भली भांति चल रही है, यानी अब हम उनकी भी सभ्यता को थोड़ा बहुत अपना रहे हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन विल, वी बिलीव, अब इस वी बिलीव को हम पहले कहेंगे, वी बिलीव यानी हम विश्वास करते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन की हिंदू सभ्यता विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। ध्यान से समझ लीजिए हर एक चीज़ को, मेरा पूरा प्रयास यही है कि भले ही वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, तो वी बिलीव को हम पहले कहेंगे, यानी हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवत गीता यानी भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मेन ऑफ एक्शन, कर्म प्रधान यानी वे लोग जो कार्य करने में विश्वास करते हैं, मेन ऑफ एक्शन जो लोग कार्य करने में विश्वास करते हैं उन्हें कर्म प्रधान कहते हैं। तो कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का, इंस्पायर करने का कार्य बंद नहीं करेगी, ठीक है। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मेन ऑफ एक्शन, भगवत गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद्स, और उपनिषद मेन ऑफ थॉट, विचारशील लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेंगे, ठीक है। भगवत गीता मेन ऑफ एक्शन, कर्म प्रधान लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेगी, और उपनिषद मेन ऑफ थॉट, विचारशील लोगों को प्रेरणा देने का कार्य बंद नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि द चार्म एंड ग्रेशियसनेस ऑफ इंडियन वे, भारतीय पद्धति के जीवन का, ऑफ लाइफ यानी भारतीय पद्धति के जीवन का, द चार्म एंड ग्रेशियसनेस आकर्षण और भव्यता, चार्म मतलब आकर्षण, ग्रेशियसनेस मतलब भव्यता। द इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय पद्धति के जीवन का, द चार्म एंड ग्रेशियसनेस आकर्षण व भव्यता विल कंटिन्यू, इसी प्रकार बनी रहेगी, अर्थात भारतीय पद्धति के जीवन का आकर्षण व भव्यता बनी रहेगी। हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी, however much affected it may be by the labor saving devices of the west, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहते हैं कि however कितना भी, much affected यहाँ प्रभावित हो जाए, it may be यानी यह चाहे कितनी भी प्रभावित हो जाए, by labor saving मतलब श्रम की बचत करने वाली डिवाइसेस, युक्तियों द्वारा, ऑफ द वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिमी
श्रम की बचत करने की युक्तियों का भले ही हाउएवर मच इफेक्टेड इट मे बी, इस पर कितना भी प्रभाव पड़े, इस पर पश्चिम की श्रम की बचत करने वाली युक्तियों का कितना ही प्रभाव क्यों ना पड़े, इसकी जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। ठीक है। लेबर सेविंग डिवाइसेस, इसका मतलब होता है श्रम की बचत करने वाली युक्तियों ऑफ द वेस्ट, यानी पश्चिम की श्रम की बचत करने वाली युक्तियों का इस पर भले ही कितना भी प्रभाव क्यों ना पड़े, भारतीय पद्धति के जीवन का आकर्षण व भव्यता बनी रहेगी। ये ऊपर वाली लाइन का मतलब था। ठीक है। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड रामायण एंड द लव्स ऑफ, ये सेंटेंस बड़ा हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है इसलिए ध्यान से समझिएगा। पीपल मतलब लोग, विल स्टिल लव अभी भी प्रेम करते हैं, द टेल्स ऑफ द हीरोज नायकों से, ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों से प्रेम करते हैं। ठीक है। रामायण एंड और ऑफ द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और दुष्यंत और शकुंतला के, एंड पुरुरावास एंड उर्वशी, अरे पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम गाथाओं से प्रेम करते हैं। ठीक है। लोग अभी भी पुरुरवा और उर्वशी, दुष्यंत और शकुंतला, रामायण और महाभारत के नायकों से प्रेम करते हैं। फिर से आराम से कि पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड रामायण, यानी लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों से प्रेम करते हैं। ऑफ द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत एवं शकुंतला के, एंड पुरुरवास एंड उर्वशी, पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम गाथाओं से प्रेम करते हैं। ठीक है। फिर से आराम से कि लोग अभी भी रामायण और महाभारत के नायकों से प्रेम करते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के और पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम से, यानी प्रेम गाथाओं से लोग अभी भी प्रेम करते हैं, यानी उनकी जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनसे लोगों को अभी भी प्रेम है। आगे कहते हैं कि द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, क्वाइट मतलब शांत, एंड जेंटल हैप्पीनेस और शांत हैप्पीनेस खुशी, वह शांत और सज्जन खुशी, द क्वाइट मतलब शांत, एंड जेंटल मतलब सज्जन हैप्पीनेस खुशी, विच हैज़ एट ऑल टाइम्स प्रेवेडेड इंडियन लाइफ, जो भारतीय जीवन में हमेशा से रही है, जो भारतीय जीवन में हमेशा से रही है, वेयर जहाँ ऑपरेशंस मतलब होता है अत्याचार, डाइजीज बीमारियाँ, एंड पुअर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, नहीं है। पुअर्टी मतलब गरीबी, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, डाइजीज मतलब बीमारियाँ, एंड पुअर्टी और गरीबी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, ओवर क्लाउडेड मतलब इसे ढक नहीं सकी हैं, यानी वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। क्या क्या चीज़ें नहीं हैं? अत्याचार, बीमारियाँ और गरीबी नहीं है, विल श्योरली नॉट वेनिश, कभी भी समाप्त नहीं होगी। आसान सी बात है कि वह शांत और सज्जन खुशी भारत में हमेशा से रही है, जहाँ पर अत्याचार, बीमारियाँ और गरीबी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, इसे ढक नहीं सकी हैं, यानी वहाँ पर शांत और सज्जन खुशी हमेशा रहेगी जहाँ पर अत्याचार, बीमारी और गरीबी नहीं है। विल श्योरली नॉट वेनिश, यहाँ मुस्कान यानी शांत और सज्जन खुशी विल श्योरली नॉट वेनिश, कभी भी नष्ट नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है। ये हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट मतलब ढक नहीं सकना, ओवर क्लाउड मतलब किसी चीज़ को ढकना, यानी उसका प्रभाव नहीं है, तो विल श्योरली नॉट वेनिश, तो वहाँ से ये चीज़ें कभी भी समाप्त नहीं होगी। कौन सी चीज़ें समाप्त नहीं होगी? शांत और सज्जन खुशी। फिर से कि द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ ऑल टाइम प्रिवेडेड इंडियन लाइफ, वह शांत और सज्जन खुशी जो भारतीय जीवन में हमेशा से रही है, वेयर ऑपरेशंस, डाइजीज एंड पुअर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, जहाँ पर अत्याचार, बीमारी और गरीबी नहीं है, विल श्योरली नॉट वेनिश, कभी भी समाप्त नहीं होगी, शांत और सज्जन खुशी। बिफोर द मोर हेटिक वे ऑफ द वेस्ट, यानी पश्चिम के उत्तेजक प्रवृत्ति के प्रभाव से भी, यानी पश्चिम के उत्तेजक प्रवृत्ति के प्रभाव से भी वो कभी नष्ट
नहीं होगी, यानी ये खुशी और प्रसन्नता यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी और इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, आसान सी बात थी, हो सकता है समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि मच दैट वाज यूजलेस। देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड यहाँ पे आपको कम समझ में आ रहे हों क्योंकि वर्ड्स थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद आप बुक लेके खुद से बैठेंगे और खुद आप प्रयास करेंगे। तो मच दैट वाज यूजलेस, मच मतलब बहुत कुछ, दैट वाज यूजलेस जो बेकार था इन एंशियंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो कुछ भी व्यर्थ था, बेकार था, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। यानी प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो कुछ व्यर्थ था वह बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, यानी उसकी बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। जो भी बेकार की रीतियाँ थी, जो रीति रिवाज थे बेकार के, वो बहुत से ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं। द एक्स्ट्रा वेगेंट एंड बॉर्बियस हेक्टाटॉम्स, देखिए ऑफ द वैदिक एज, वैदिक एज यानी वैदिक युग की, द एक्स्ट्रा वेगेंट एंड बार्बियस हेक्टाटॉम्स। पहले तो आप इनका मतलब समझिए। ये एक्स्ट्रा वैगेंट जो है इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। ठीक है, एंड बार्बियस, बार्बियस का मतलब होता है असभ्य या फिर जंगली। हेक्टाडॉम्स, हेक्टाडॉम्स का मतलब होता है जनता के सामने की गई विशाल रक्तिम बलि, यानी असभ्य जंगली बलियों को और फिजूल खर्ची को ऑफ द वैदिक एज, वैदिक युग की, वैदिक युग की फिजूल खर्ची को। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे तो जब उनकी कोई प्रसन्नता करता था तो वो उसे बहुत सारा धन दे देते थे, तो उसे फिजूल खर्ची कहना करते थे। और बार्बियस हेक्टाटॉम्स और असभ्य जंगली या फिर आप असभ्य कह सकते हैं, असभ्य बलियों को ऑफ द वैदिक एज, वैदिक युग की, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, कब का भुलाया जा चुका है। यानी पशु बलि दी जाती थी ना पहले वहाँ पे, बार्बियस यानी असभ्य, हेक्टाटॉम्स यानी पशु बलि आप सीधा सीधा कह सकते हैं, यानी जो बलियाँ दी जाती थी वो सभी चीज़ें अब भुलाई जा चुकी हैं, अब वैसा वैसा कुछ किया नहीं जाता। सिंस बीन फॉरगॉटन, कब का भुलाया जा चुका है। दो एनिमल सेक्रीफाइस, फिर भी यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि, कंटिन्यूस इन सम सेक्स्ट, कुछ विधाओं में यानी कुछ वर्गों में पशु बलि अभी भी जारी है। यद्यपि कुछ वर्गों में पशु बलि अभी भी जारी है, जैसे बकरीद मनाई जाती है तो वहाँ पे पशु बलि दी जाती है। तो कह रहे हैं कि हालांकि द एक्सट्रावेगेंट एंड बॉर्बियस हेक्टाटॉम्स ऑफ द वैदिक एज हैव बीन लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, फिजूल खर्ची को यानी वैदिक युग की फिजूल खर्ची और असभ्य बलियों को कब का भुलाया जा चुका है, लेकिन फिर भी एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूस सम सेक्स्ट, कुछ वर्गों में अभी भी पशु बलि जारी है। Widows have long ceased to be burnt on their husbands' pyres. विधवाओं को उनके पति की चिताओं पर जलाया जाना कभी का बंद किया जा चुका है। विडोज मतलब विधवा, हैव लॉन्ग सीज्ड, कब का बंद किया जा चुका है, टू बी बर्न, जलाया जाना, ऑन देयर हस्बैंड्स पैर्स, उनके पतियों की चिता पर। विधवाओं को उनके पतियों की चिता पर जलाया जाना कब का बंद किया जा चुका है। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, यानी लड़कियों का बाल्यावस्था में विवाह करना कानूनन निषिद्ध है, यानी लड़कियों का कम उम्र में बाल विवाह करना गैर कानूनी है। लड़कियों का बाल विवाह करना गैर कानूनी है। इन बसेस एंड ट्रेन्स, बस में और ट्रेन में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण लोग, रब सोल्जर्स, अपने कंधे रगड़ते हैं विद द लोएस्ट कास्ट्स, निचली जाति के लोगों से। यानी जब एक बस में कई लोग सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, लोग एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कंधे से कंधा रगड़ना, यहाँ पे यही मतलब है कि ब्राह्मण लोग अब निचली जाति के लोगों को भी टच करते हैं। ठीक है, तो संपर्क में आते हैं। तो इन बसेस एंड ट्रेन्स, बसों और ट्रेनों में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विथ द लोएस्ट कास्ट, ब्राह्मण लोग निचली जाति के लोगों से कंधा रगड़ते हैं, यानी वे अब उन्हें संपर्क में आते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, यानी बिना इस भय के कि वे लोग अशुद्ध हो जाएंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं वे लोग अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, यानी अब वे लोग इस बात का भय छोड़कर कि वे अपवित्र हो जाएंगे, ब्राह्मण संपूर्ण भारत में निचली जाति के लोगों से कंधे से कंधा
रगड़ते हैं। फिर से आराम से, हो सकता नहीं समझ में आया। तो इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण रफ शोल्डर्स विद द लोएस्ट काल्स, ब्राह्मण लोग निचली जाति के लोगों से कंधे से कंधा रगड़ते हैं, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, कि इस बात की चिंता किए बिना कि वे अपवित्र हो जाएंगे। एंड द टेम्पल्स आर ओपन बाय ऑल बाय लॉ, एंड द टेम्पल्स और मंदिर आर ओपन खोल दिए गए हैं, टू ऑल सभी के लिए, बाय लॉ कानून के द्वारा, यानी कानून के द्वारा सबके लिए मंदिर खोल दिए गए हैं। कास्ट इज वैनिशिंग, द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो बट इट पेस इज नाउ सो रैपिड दैट द मोर ऑब्जेक्टेबल फीचर्स ऑफ द कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और सो। बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा। द कास्ट इज वैनिशिंग, कास्ट यानी जात पात जो थी वो समाप्त होती दिख रही है, यानी धीरे धीरे जात पात समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, यह प्रक्रिया बहुत पहले ही आरंभ हो गई थी, बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी गति इस समय बहुत तेज है। दैट द मोर ऑब्जेक्टेबल फीचर्स ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट जाति के जो फीचर्स हैं, यानी जो जाति है, ऊंच नीच की भावना है, ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और सो, एक या दो पीढ़ी में जाति पात के अधिक आपत्तिजनक लक्षण गायब होंगे, यानी आने वाली एक या दो ही पीढ़ी में जात पात के जो आपत्तिजनक लक्षण हैं, जात पात के जो लक्षण हैं वो गायब हो जाएंगे। इसकी स्पीड, इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, इसकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। ठीक है, फिर से, कास्ट इज वैनिशिंग, जात पात समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगिन लॉन्ग एगो, यह जात पात की भावना को समाप्त करने का प्रोसेस जो था बहुत पहले ही शुरू किया जा सकता था, लेकिन इसकी स्पीड जो है, बट इट्स स्पीड इज नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा तेज है। दैट द मोर ऑब्जेक्टिकेबल फीचर्स, कि इसके बहुत सारे आपत्तिजनक लक्षण ऑफ कास्ट, जात पात के बहुत सारे ऑब्जेक्टिवेबल यानी आपत्तिजनक फीचर्स लक्षण मे हैव डिसअपियर्ड, गायब हो जाएंगे, विद इन अ जनरेशन, एक और सो या दो जनरेशन में, एक या दो जनरेशन में जात पात के अधिक आपत्तिजनक लक्षण गायब हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, पुरानी, द ओल्ड फैमिली सिस्टम, पुरानी पारिवारिक व्यवस्था, इज अडेप्टिंग, अपना रही है, इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, पुरानी पारिवारिक व्यवस्था अपने को आजकल की स्थितियों में ढाल रही है, अपने आप को आजकल की स्थितियों के अनुसार ढाल रही है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ प्रेजेंट डे कंडीशन, पुरानी पारिवारिक व्यवस्था अपने को आजकल की परिस्थितियों में ढाल रही है। इनफैक्ट, वस्तुतः, द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, भारत का संपूर्ण रूप परिवर्तन हो रहा है। बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूज, किंतु सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी समाप्त नहीं होगी। फिर से, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, पुरानी पारिवारिक व्यवस्था अपने को आजकल की स्थितियों में ढाल रही है। इनफैक्ट, वस्तुतः, द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, भारत का संपूर्ण रूप परिवर्तन हो रहा है। बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूस, किंतु सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी समाप्त नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा प्रयास किया गया है कि आपको यहाँ लेक्चर समझ में आ जाए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।